बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, इसका एक अहम टॉपिक डोमेन आर्की को कवर करने लगे हैं। ये जो है ये हमारे पास हमारी जो पेपर्स हैं उनके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर भी आता है, इसके अंदर से MCQs भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर भी आता है। तो अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन की और स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है कि सबसे पहली बात आ गई ये किंगडम मोनरा में है। दूसरी बात ये आ गई कि जो ये आर्की का वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड आर्कियोस से, जिसका मतलब है एंशियंट। एंशियंट मीन्स कदीम, बहुत पुराना। दे आर बेसिकली प्रोकैरियोट्स विच डाइवर्स्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स। वो क्या कह रहा है कि ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं जो कि बैक्टीरिया से अलहदा हुए थे, निकले थे बहुत पहले। उसके बाद यहाँ तक तो हमारी हो गई कंप्लीट हेडिंग इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी हेडिंग साइज़ की। अब साइज़ क्या है कि इंडिविजुअल आर्कियंस रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इसकी रेंज होती है 0.1 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक डायामीटर के अंदर। तो ये जो है ये आपका MCQ के तौर के ऊपर भी आ सकता है। और कुछ ऐसे आर्कियंस भी होते हैं जो आपस में मिलते जाते हैं और अप टू 200 माइक्रोमीटर की लेंथ तक जा सकते हैं। यहाँ तक साइज़ कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे से जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है हमारे पास शेप की। अब ये जो है ये दे अकर इन वेरियस शेप सच एज स्फेरिकल गोल हो सकते हैं, रॉड शेप रॉड की शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, उसके अलावा लॉब्ड हो सकते हैं, उसके अलावा रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ तक यहाँ पे इसकी शेप की भी ब्रैकेट कवर हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, बेसिकली ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। सेक्सुअल अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, लेकिन ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ना तो इनमें माइटोसिस होता है और ना ही किसी किस्म का मियोसिस आर्की के अंदर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनके अंदर बाइनरी फियन आ जाती है, मल्टीपल फियन आ जाती है, फ्रेगमेंटेशन आ जाती है और बडिंग आ जाती है। अगर आम अल्फाज में आपको बताया जाए तो जैसे अगर किसी वक्त किसी छिपकली को मार दिया जाए तो क्या होता है, उसकी दुम उतर जाती है। या अगर नॉर्मली बात करें स्टार फिश की, तो अगर हम एक स्टार फिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें अलग-अलग पार्ट्स के अंदर, तो उसके बॉडी पार्ट कुछ ऐसे बन जाएंगे। लेकिन ये 2 बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे अपने आप को और उसी फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। और ये प्रोसेस जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली खुद को रीजनरेट करके 1 से 2 बना रहा है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फियन या बडिंग। इसको बेसिकली बडिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अहम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आ रहा है कि हाउ दे आर यूनिक, कि यूनिक कैसे हैं, आर्की यूनिक कैसे हैं। अब यूनिक इस तरह है कि ये बैक्टीरिया से किस तरह डिफरेंट है या यूकैरियोट से किस तरह डिफरेंट है। सबसे पहली बात आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। पहली चीज़ तो ये आ गई कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर, जो कि जुड़े हुए होते हैं ईथर लिंकेज के ज़रिए। पहला अहम चीज़ क्या आ गई, ईथर लिंकेज। अब जो ईथर लिंकेज है ना, बेसिकली वो क्या होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर कार्बन, ये है हमारे पास ईथर लिंकेज। ओके, बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन्स। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चेन नज़र आ रही है, ये चेन है, उसके साथ ईथर लिंकेज मौजूद है और यहाँ पे ग्लिसरॉल मौजूद है और फॉस्फेट ग्रुप है जिसके साथ। अब ये जो है ये जो इन 2 के दरमियान फैटी एसिड की चेन और ग्लिसरॉल के दरमियान बॉन्ड है उसे हम कहेंगे ईथर लिंकेज। द फैटी एसिड चेन्स आर ब्रांच्ड। दूसरी अहम चीज़ यहाँ पे ये आ गई कि ये जो चेन्स होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं। दैट्स वाई देयर सेल मेम्ब्रेन्स आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस। यही वजह है कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब शदीद गर्मी शदीद सर्दी को ईजीली बियर कर सकती है या रेजिस्टेंट होती है, उसके खिलाफ काम कर सकती है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरियाज होते हैं और यूकेरियोट्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स भी होते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो होता है ईस्टर लिंकेज। यहाँ पे ईथर लिंकेज था, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज है। अब ईस्टर लिंकेज क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज़ द ईस्टर लिंकेज। ये वाला लिंकेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये ईस्टर लिंकेज बना हुआ है। दूसरी यहाँ पे अहम बात क्या आ रही है कि ये द फैटी एसिड चेन्स आर अनब्रांच्ड। ऊपर वाले जो हमारे पास आर्की थी उनकी चेन्स ब्रांच थी, जबकि इनकी चेन्स तो जो है वो अनब्रांच्ड है। यहाँ पे अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट जो हमने बताया है वो बताया है ईथर और ईस्टर लिंकेज वाला, और दूसरा बताया है कि जो आर्कीज होते हैं उनकी जो चेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, जबकि जो बैक्टीरियाज हैं इनकी चेन्स अनब्रांच्ड होती हैं। अगर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड को देखें तो ब्रांच का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर चेन है तो यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस मौजूद होंगी, दूसरी चीज़ें इसकी इधर साइड तक भी जुड़ी हुई होंगी, जबकि अनब्रांच का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से आपस में बाउंडेड है, कोई भी किसी किस्म की इधर से कहीं से भी ब्रांच नहीं निकल रही। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाती है सेल वॉल की कंपोजिशन। अब सेल वॉल्स जो होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो आर्की की सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। जो सेलुलोज है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल में और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इनकी सेल वॉल के अंदर फंजाई की सेल वॉल में नहीं, बैक्टीरियाज की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आर्की की सेल वॉल में ना तो सेलुलोज होता है ना ही पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जबकि उसकी जगह क्या मौजूद होता है? पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास, और प्रोटीन्स इसलिए, और कुछ आर्कीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। जबकि दूसरी तरफ देखी जाए तो जो बैक्टीरिया सेल वॉल्स हैं उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, विच इज़ अ पॉलीमर। यहाँ पे अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, वो क्या बन रहा है? व्हाट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन? पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है, इट्स अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर्स। यहाँ पे दो बेसिकली हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। Glycan is showing sugars and peptido is showing peptides which are present in proteins। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, उसके अंदर प्रोटीन के रेजिड्यूज भी मौजूद हैं और उसके अंदर शुगर्स भी आपस में मौजूद हैं। A polymer consisting of sugars and amino acids that provides structural support, और ये क्या प्रोवाइड कर रही है? उनके ढांचे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर बात करें तो जो सेल वॉल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ह्यूमंस की बात की जाए या एनिमल्स की बात की जाए उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर बात करें हम लोग प्लांट्स की तो उसके अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है। यहाँ पे भी एमसीक्यू आ गया, और जो फंजाई है उसकी काइटिन की होती है। तो ये भी दो जो आ रहे हैं आपके यहाँ पे एमसीक्यूज आ रहे हैं। ओके, यहाँ तक दो चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद अगर हम चलें तो जेनेटिक डिफरेंस में आ जाता है कि जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ कि जो बैक्टीरियाज हैं उनसे स्प्लिट ऑफ हुए थे आर्कीज। तो जब अगर ह्यूमंस की या यूकेरियोट्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वो ज़्यादा रिजेंबल करती हैं आर्कीज के साथ। Archaeas share several genetic sequences and regulatory features with eukaryotes। यूकेरियोट्स के साथ इनका क्लोज एवोल्यूशनल रिलेशनशिप है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा किसके साथ मिलती हैं? यूकेरियोट्स के साथ मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रही है हेडिंग, वो आ रही है मेटाबॉलिज्म की। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात आ गई कि जो आर्कीज़ हैं वो उनका एक यूनिक मेटाबॉलिज्म होता है। यूनिक मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्मेंटेशन किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा होता, जबकि जो इनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसे हम कहते हैं मिथेनोजेनेसिस।
यहाँ पे आपका एमसीक्यू आ गया कि आर्की के अंदर कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, मिथाइलोजेनेसिस चल रहा है। अच्छा जी, मिथेनोजेनेसिस बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मीथेन है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसके अंदर ये क्या करवाते हैं, मीथेन की प्रोडक्शन करवाते हैं, विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। और ये स्पेसिफिक है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आर्कीज़ के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ देखा जाए तो बैक्टीरियाज़ के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है जो कि ज़मीन के नीचे कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहे होते हैं। उसके अलावा फर्मेंटेशन हो रही होती है, जिसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास क्या है, दूध से दही का बनना फर्मेंटेशन के ज़रिए बनता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर भी बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि कम्प्लेक्स होते हैं और सेलुलर कम्प्लेक्स होते हैं। मतलब ये कि इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल चल रहे होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो इनकी बॉडी जो काम कर रही होती है वो कम्प्लेक्स सिस्टम के काम कर रही होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है, फोटोसिंथेसिस आ जाती है जो कि प्लांट्स और एल्गी के अंदर होती है, और वेरियस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन भी आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्कीज़ की, तो आर्की को हम लोग बेसिकली 4 तरह के आर्कीज़ होते हैं। यहाँ पे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आप मेजर ग्रुप्स बताएं आर्कीज़ के कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास मैथोजेंस आ जाते हैं। मिथेनोजेंस क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करवाते हैं मीथेन को एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और उसके बाद जो बच जाएगा वो मीथेन गैस होगी, या एक साइड के तौर के ऊपर जो चीज़ प्रोड्यूस करवा रहा है वो मीथेन प्रोड्यूस करवा रहा है। उसके अलावा हेलोबैक्टीरिया होते हैं। हेलोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्सट्रीमली सेलाइन एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय हेलोबैक्टीरिया और व्हाट आर हेलोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली सेलाइन एनवायरनमेंट के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। तीसरा जो आ रहे हैं हमारे पास, फर्स्ट मिथेनोजेंस थे, सेकंड हेलोबैक्टर थे, थर्ड जो आ रहे हैं वो थर्मोकोकाया हैं। थर्ड इज़ शोइंग द टेम्परेचर, थर्म मीन्स टेम्परेचर। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो थाउमार्कियोटा आ जाते हैं। थाउमार्कियोटा आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम लोगों ने लास्ट बताया पहले कि ये एक ख़ास किस्म का प्रोसेस कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। उसके नाइट्रोजन साइकिल अब बेसिकली आप लोगों ने 9th में और 10th में भी पढ़ा होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज़ या ज़मीन के अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो फ़िज़ा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। यहाँ पे अभी आपके पास येलो बॉक्स आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ आर्की का, तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, राइट ए नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ आर्की या राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्की, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है जी, आर्कियंस लिव इन हाई एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ गया कि ये चूँकि ये एक्सट्रीमली एसिडिक और एक्सट्रीमली बेसिक एनवायरनमेंट्स के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं, तो ये एंजाइम्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। पहली बात क्या आ गई, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट जो इसका सिग्निफिकेंस आ रहा है वो आ रहा है कि इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एंजाइम्स दैट कैन फंक्शन अंडर हार्श कंडीशन, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेज या टैग पॉलीमरेज, ये जो है ये एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद दीज एंजाइम्स कैन वर्क बेस्ट एट हाई टेम्परेचर्स, ये जो है हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम कर सकते हैं, एंड अलाउ रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन लेबॉर्ट्री, और हम इनसे डीएनए की क्लोनिंग बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं लैब के अंदर। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमारे पास पहले जो थे वो थे आर्कियंस जो कि हाई एसिडिटी और अल्कलिनिटी पे काम कर रहे थे एंजाइम्स के तौर पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे हमारे पास आ जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया ऐसे आर्की जो कि मीथेन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे मिथेनोजन आर्कियंस, क्योंकि ये मीथेन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो है आर अ वाइटल पार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, ये सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, दे कैरी आउट एनारोबिक डाइजेशन एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ये क्या करते हैं, एनारोबिक डाइजेशन करवाते हैं। यहाँ पे वर्ड हो रहा है
एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक दो वर्ड्स होते हैं। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and anaerobic is representing in the absence of oxygen। मतलब ये जो काम हो रहा होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर नहीं हो रहा होता। अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ये प्रोसेस को लेकर चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज। ये जो है एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज ये एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस के अंदर रह रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, कोबाल्ट एंड कॉपर फ्रॉम ओर्स इन मिनरल प्रोसेसिंग। जब मिनरल प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसके अंदर जो एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो 3 तरह की चीज़ें आ गई। अगर इसको रिपीट कर लिया जाए तो पहले तो इंजाइम के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली एसिडिक और बेसिक कंडीशंस के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। इसकी एग्जांपल थी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, वो है डीएनए पॉलीमरेज, जिससे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मिथेनोजन आर्कियस आ जाते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो है ये एनारोबिक कंडीशंस में ज़िंदा रह सकते हैं और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं बायो गैस को। और वो बायो गैस कौन सी है? मीथेन। ओके, तीसरी तरफ अगर हम बात करें जो एसिडोफिलिक आर्कियंस होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर या मिनरल प्रोसेसिंग हो रही होती है जब किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, गोल्ड, कॉपर एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये वाला तो हमारा येलो बॉक्स हो गया कवर। इन ह्यूमंस इंटेस्टाइनल गैस इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनोजन्स। वो क्या कह रहा है कि जो इंटेस्टाइनल गैस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है वो किसके रिजल्ट के अंदर होती है? वो मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनोजन्स के अंदर के रिजल्ट के अंदर आती है। और ये आपका क्या है? MCQ है। लास्ट में हमारे पास एक जो येलो बॉक्स है वो मिस हो गया था, वो क्या है? आर्कियस वर इनिशियली क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड वर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। पहले जो आर्कीज थे वो बैक्टीरिया का ही ग्रुप माने जाते थे और इसलिए उनको आर्की बैक्टीरियाज कहा जाता है। और ये डायग्राम्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इनको भी आपने साथ ही कर लेना है। यहाँ पे आपको फिगर 1.2 जो नज़र आ रही है इसके ऊपर डिफरेंस इन मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ आर्की एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि आप स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करें कि किस तरह से आर्कीज़ की और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उसके रिज़ल्ट के अंदर आप लोग ये वाली डायग्राम बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यहाँ पे डायग्राम्स रह गई हैं, आप देख सकते हैं मिथेनोजन्स बने हुए हैं, हेलोबैक्टर्स बने हुए हैं, थर्मोप्लाज्माटा बना हुआ है एंड थर्मोकोकाई बना हुआ है। तो आपको ये समझने के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या आप इसमें से कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसके अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं एंड होप मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।